मैं अकेला ही पंजाबी रहूंगा जिसने भारतीय दर्शन को इतना डीपली पढ़ा। बॉलीवुड में उससे हजार गुना गंदी जो कोई भी लड़की जो हीरोइन होगी उससे कई गुना गंदी होगी जी। आप कह रहे हैं कि आप काम सूत्र पर आप मूवी बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो जी। काम सूत्र पर जो आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको क्या लगता है, पूरी साड़ी पहना के बनाएंगे, पूरे कपड़े में पहनाएंगे? और तो आप सर समाज को क्या ज्ञान देना चाहते हैं उससे? फिर पंजाब में कुछ एक्टर्स ने एक मुहिम चलाई ठग्स के खिलाफ। तारक मेहता के मेकर थे वो मुझसे गुरचरण सिंह की ही कॉपी चाहते थे। वेलकम टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द हिलरी टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट एक्टर लाड सिंह मान जी, जिन्हें हम सब प्यार से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेकंड सोढ़ी जी के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है कि हमें उनसे एक बार फिर बात करने का मौका मिला। उन्होंने अपना प्रेशस टाइम द हिलरी टाइम्स को दिया। आज हम उनसे खास बातें तो करेंगे ही, साथ में हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जो इल कमेंट्स होते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, उसको वो कैसे लेते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और यूथ को लेकर के वो क्या सोचते हैं, और यूथ को सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी नज़र में क्या रास्ते हैं, क्या उपाय हैं। लाड सिंह मान जी, सोढ़ी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आशीष कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे मौका दिया आपके चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, आजकल का जो जमाना है, लोग बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और जी लोग बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, लोग अपनी लाइफ भी दांव पे लगा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानी अक्रॉस द कंट्री हमें देखने सुनने को मिल रहा है। एक जी कबीर दास जी कहते थे, बहुत पहले उन्होंने कहा था कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए। लेकिन जी निंदक नजदीक रखने की तो बात दूर, कोई एक वर्ड आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। जी मगर आपको हमने देखा कि तमाम तरीके के बुरे कमेंट्स के बाद भी आप ईश्वर की कृपा से बहुत खुश रहते हैं, हमेशा आसपास के माहौल को भी खुश रखते हैं, और आपने जी एक शब्द भी बुरा नहीं कहा अपने इल कमेंट्स करने वालों को। तो जी क्वेश्चन जी ये है कि जी आपके अंदर ये जज्बा कैसे आता है? ऐसे माहौल में आप अपने आप को कैसे हेल्दी रखते हैं? और इन निंदक को, क्रिटिसाइजर्स को आप कैसे अपने दिल में जगह देते हैं? जी। इसके लिए सर मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। दो बातें ये है जी। एक बात तो मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। हाँ जी। आपने एक शहर का नाम सुना होगा, बनारस। असल में वो एक शहर नहीं है, उसके अंदर तीन शहर हैं। एक बनारस है, एक वाराणसी है, और जो तीसरा शहर है उसके अंदर जो काशी। किसी को नहीं मिलता, जो किसी के लिए भी पाना बड़ा मुश्किल है, वो है काशी। तो मैं जब भी जाता था मैं काशी जाता था। काशी वो है जो ज्ञान का भंडार है। उसके साथ साथ पखंड भी वहां उपजा हुआ है, क्योंकि जहां ज्ञानी लोग बैठेंगे वहां उनके चेले चपाटे पखंड का भी दुकान खोल ही लेंगे। बाकी वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र है, शहर है। ऐसे करके मैं हिंदुस्तान के जहां भी मुझे ज्ञान का पता चला, आपने हम्पी शहर का नाम सुना होगा। आप कभी जाइएगा वहां। कभी वो दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। अगर वो अमीर शहर हुआ करता था तो कोई कारण होगा। तो भारतीय दर्शन मैंने बहुत पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं कहेंगे, मैंने समझा है भारतीय दर्शन को। पंजाबी लोग खैर ज्यादा नहीं इतना ट्रस्ट रखते। मैं अकेला ही पंजाबी रहूंगा जिसने भारतीय दर्शन को इतना डीपली पढ़ा, इतना डीपली समझा। पढ़ लेना और बात है, समझ लेना और बात है। तो जब हम अपनी जमीन की, अपनी लैंड की फिलॉसफी समझ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। नंबर एक ये।
नंबर 2 पे मैंने जब तारक मेहता ज्वाइन किया तो गुरचरण सिंह जी छोड़ के गए थे तारक मेहता, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो जो तारक मेहता के मेकर थे वो मुझसे गुरचरण सिंह की ही कॉपी चाहते थे कि जैसे वो करते हैं एकदम मुझे बैठ के मतलब बताया जाता था कि देखो उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, उन्होंने ऐसे सर किया। उसमें क्या हुआ, उसमें ना तो मैं गुरचरण सिंह को ही प्रॉपर कॉपी कर पाया, ना मैं अपनी ही एक्टिंग कर पाया। तो उसके लिए जो कमेंट करते हैं लोग उसमें, वो अपनी जगह सही है। वो फॉल्ट मेरे में ही था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने हिसाब से एक्टिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं गुरचरण सिंह की कॉपी करूंगा तो यकीनन सी बात है गुरचरण सिंह मैन मेन रहेंगे, मैं उनकी कॉपी बन जाऊंगा, है ना। और सेकंड, गुरचरण सिंह जी ने, मैंने पहले इंटरव्यू में भी बताया है कि उनके दोस्त मेहता साहब और उन्होंने फिर मेरी जो इमेज है वो पैसा दे के नकली भी करवाई, गाली गलौच भी लिखवाई। उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि ये सब भी होता है। आज तो बच्चे बच्चे को पता है कि पेड कमेंट ऐसे गेम होती है ना। तो जो मुझे तारक मेहता के लिए टारगेट करते हैं वो अपनी जगह सही है, उसके लिए मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे आगे से ख्याल रखना चाहिए कि जब भी एक्टिंग करें अपने हिसाब से एक्टिंग करें, जो अपने अंदर है वो निकालने की कोशिश करें, ना कि। और मेकर्स ने भी उसमें बहुत बड़ी गलती की। आसिफ कुमार मोदी से जब मैं दूसरी बार मिला तो उन्होंने खुद भी स्वीकारा कि हमने तुम्हें वेस्ट किया, हमने तुम्हें वेस्ट कर दिया जो गुरचरण सिंह की कॉपी करवा के। तो बाकी तीसरी बात, कोई फेसबुक पे कमेंट करता है तो हम उस पे बुरा मान जाएं। कमेंट तो फेसबुक पे पॉजिटिव नेगेटिव होते ही हैं, अगर हम उसको अपने माइंड पे लेंगे तो हमारी मतलब हमारा आईक्यू लेवल बहुत ही कमजोर है, हम बहुत ही वीक हैं, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी। तो वाकई आपने सही कहा। लोग अगर कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी जी। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो मैं जी। यही कहना चाहूँगा जो सोढ़ी जी ने कहा, लाट सिंह जी ने कहा, कि हमें जी। उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो जी। किशोर कुमार जी का भी एक गाना था, कुछ तो जी। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। बाकी आप जो मेरे लिए कमेंट करते हैं ना वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। वो मेरा फॉल्ट था, बहुत बड़ा फॉल्ट था मेरा लाइफ का। तो जी। फालतू की बातों में हम अपना समय अपना क्यों गंवाएं। पर जी। एक बात ये भी है कि कुछ बातें वाकई बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जी। जब हाँ। आपके पहले इंटरव्यू के कमेंट्स को जब हमने गो थ्रू किया, तो जी। उसका उसमें कई ऐसी बातें हैं जो जिसके बारे में हम आपसे सीधे बात कर लेते हैं। कई लोग जी। जी। कहते हैं कि आपका जो टाइम था तारक मेहता के साथ वो था 2012-13 के आसपास। जी। 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 तो लोग ये कह रहे हैं कि आप 2012-13 की बात 2025 में क्यों कर रहे हैं, आपने तब क्यों नहीं कहा। और लोग ये जी। भी जानना चाह रहे हैं कि आपने इस बारे में शैलेश जी से या जो गुरचरण सिंह जी है उनसे आपने सीधी बात क्यों नहीं करने का प्रयास किया। जी सर, मैं उनसे क्या बात करूं। सर मैंने कुछ 5 शो किए मुंबई में हिंदी में। हर शो ने मुझे नया जीवन दिया, हर शो ने मुझे नई पहचान दी, हर शो से मैं कुछ ना कुछ सीखा। और तारक मेहता ने मुझे बहुत फेमस कर दिया। आज तारक मेहता की वजह से, काम तो मैंने और भी बहुत किया है, पर तारक मेहता की वजह से मुझे हर कोई जानता है। मैं उस शो के बारे कभी भी बुरा नहीं बोल सकता। और ये शैलेश लोधा और गुरचरण सिंह के पर ये हमेशा तारक मेहता की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से तो मैं बात करना भी नहीं चाहता। और झूठ, गुरचरण सिंह बहुत झूठ बोलता है कि उसे शो से निकाला गया और उसे पता भी नहीं, जबकि पहली बार इसने आप खुद शो छोड़ा था। दूसरी बार इसने कुछ सेट पे ऐसी घटिया हरकत की, एक असिस्टेंट के थप्पड़ मार दिया और इसे पूरे सेट पे माफी मांगनी पड़ी यूनियन के सामने। फिर इसने एक परफॉर्म किया था खालसा वाला, उस पे इसको भी माफी मांगनी पड़ी और आशीष कुमार मोदी जी को भी वीडियो बना के सरदारों से माफी मांगनी पड़ी, धर्म गुरुओं से। उसमें भी इसकी इमेज सेट पे इतनी खराब हो गई कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, धर्म के बारे हमें बताते हो और तुम्हें अपने धर्म के बारे ही पता नहीं है। हमारी भी साथ में बेइज्जती करवा दी। उसकी वजह से इसकी ना बहुत किरकिरी हो गई पूरी टीम में, तो इसकी वजह से इसको वो लोग
थोड़ा अवॉइड करने लग गए, तो इसकी वजह से ये छोड़ के आ गया। और फिर ये बोलता है कि मुझे बताया नहीं गया। ऐसे झूठे लोगों से मैं ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखना जी चाहता। मुझे पसंद है जेठालाल जी, जो सच्चे इंसान है, हमेशा सच बोलते हैं। मुझे पसंद है प्रोड्यूसर आसिफ कुमार मोदी जी, जो एकदम सच्चे इंसान हैं। मुझे पसंद है दया भाभी, वो बहुत मुझे नाइस लेडी लगी, जो कोई फेंका फाकी, कोई झूठ नहीं। तो जो लोग मुझे पसंद है मेरे लिए वो दिल में हैं। जो ये झूठे लोग हैं, फेक लोग हैं, सोशल मीडिया के बलंडर वाले हैं, इनको मैं दफाई करता हूँ। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग आपके दिल में हैं और कुछ जी। लोग चाह के भी आपके दिल में घर नहीं बना सके, जी। तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि कौन आपके दिल में रहेगा और कौन दिल से बाहर। तो आपको नहीं लगता कि अगर गुरुचरण सिंह जी ने किसी को थप्पड़ मारा, हाँ जी। असित मोदी जी ने किसी से क्षमा मांगी, तो ये हाँ जी। उनका व्यक्तिगत मैटर है, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो आप जी। बताते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे रॉन्ग मैसेजेस पोस्ट करवाए, तो जी। जी। आप अगर इस मैटर को अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, तो आपको जी। नहीं लगता कि पहले एक बार उनसे हमें सीधी बात करना चाहिए था? नहीं सर, ये तो मुझे देखिए, इनसे बात क्या करें। हाँ, ये अपनी सफाई दे सकते हैं। इनसे तो मैं बात क्या करूं, मेरी आसिफ कुमार सर से बात होती रहती है। भगवान करे उनके साथ मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट करूं एज ए मेकर। किसी टाइम भी वो मुझे बुला सकते हैं। एक बार बुलाया था, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, लाल खून, पर वो हो नहीं सका किसी कारण। नेक्स्ट टाइम हम कब भी कर सकते हैं। टीम आज भी मुझे याद करती है कि यार, बंदे को थोड़ा टाइम दिया फिर भी बंदा हमें सल्यूट मारता है। और जो लोग हमारी वजह से बने, घर लिए, इन्होंने सब कुछ लिया, वो आज भी हमारी वजह से बन के भी हमें मतलब नेगेटिव कर रहे हैं। मुझे 2015-16 तक तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि पैसे दे के भी कमेंट डलवाए जा सकते हैं। फिर टीम के लोगों ने मुझे बार बार बताया कि हाँ ऐसा था, ये सब था। फिर ये बात नॉर्मल हो गई। फिर अक्सर लोग, ये कमेंटबाजी का गेम पूरे इंडिया में नॉर्मल हो गया, तो फिर पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि आपने गड़े मुर्दे को इसलिए उखाड़ा ताकि इससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और हाँ आप जी। तारक मेहता की टीम से दोबारा जुड़ें, आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले। इन आरोपों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं सर, मैं काम खुद ही कर रहा हूँ। मैं काम लगातार खुद ही कर रहा हूँ, अपने खुद के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आसिफ कुमार मोदी जी भी जानते हैं। और तारक मेहता से तो मैं अभी नहीं, मुझे वो नहीं है बिल्कुल भी जुड़ने का। मैं अपने प्रोजेक्ट खुद का, मैंने अपना शो स्टार्ट किया अभी पंजाब में, बड़ा हिट जा रहा है, शड़े जट। और हाँ, मैं आसिफ कुमार मोदी जी से जुड़ना चाहूंगा। तारक मेहता से तो अभी, शो से तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। पर आसिफ कुमार मोदी जी से जरूर जोड़ना चाहूंगा, उसके लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ। और गड़े मुर्दे साहब, देखिए जो सच्चाई है वो किसी ना किसी तरीके से सामने तो आती ही आती है एक ना एक दिन। उसको गड़े मुर्दे कह लीजिए, या फिर सत्य तो सामने आना ही है। वो किसी ना, जो आज मैंने माड़ा काम किया होगा वो कल छुपा रहेगा, परसों छुपा रहेगा, पर एक ना एक दिन वो सामने आएगा ही आएगा। जी। आपके हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, उन जी। वीडियो जी। पे मिले हुए कमेंट्स को भी देखा। कई जी। लोगों जी। का ऐसा मानना भी है कि 2025 आते आते आप आप एंग्री यंग मैन बन गए। तो जी। आपको अंदर, आपके मन के अंदर किस बात का गुस्सा है? मैं साउथ से बड़े अच्छे लेवल की फिल्म मेकिंग सीख कर आया था पंजाब में। जब आया था तो मुझे एक बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था कि पंजाब में तो मेरे प्रोड्यूसर पीछे पीछे घूमेंगे, है ना। पर यहाँ बहुत बड़ा ठग सिस्टम चलता था। फिर मैं 4-5 साल घर बैठा। फिर पंजाब में कुछ एक्टर्स ने एक मुहिम चलाई ठग्स के खिलाफ, बड़े बड़े ठग्स के खिलाफ। उसमें ये जो ठग्स हैं, ब्रोकर हैं, इनसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी मतलब तंग थे। तो ये एक ना पंजाब में हमने कुछ नए लोगों ने मिलके एक मतलब लड़ाई स्टार्ट की थी, और लड़ाई में हम बड़ा सफल रहे। इसमें हर किसी जेन्युइन बंदे ने, जो डायरेक्टर्स हैं बड़े, उन्होंने, बड़े हर टाइप के लोगों ने हमारा साथ दिया। और वो जो ठग है, तकरीबन तकरीबन एक गैंग था, जर्नैल गैंग, उसको हमने आउट करवा दिया फिल्म इंडस्ट्री से।
साउथ में क्या है, साउथ में देखिए एक यूनियन होती है, यूनियन में जो बंदा ठीक नहीं उसका कार्ड नहीं बनाया जाता। पर चंडीगढ़ में ऐसा नहीं था। चंडीगढ़ में वो सब ना होने की वजह से जो ठग से बहुत बढ़ गए। और मेरा और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, उन सबका हमने जो नेक्स्ट सब प्लान है कि यहाँ भी एक यूनियन बनाई जाएगी और ये ठग्स का जो कार्ड है नहीं बनने दिया जाएगा, यहाँ भी कार्ड सिस्टम शुरू करेंगे। आमतौर पर ये देखा जाता है या जो हम समझ पाते हैं कि जो जी जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोग जुड़े होते हैं, चाहे बॉम्बे हो या जी कहीं के भी हो, वो जी आमतौर पर बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करते हैं। वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, चाहे वो जी जी फैन हो चाहे उनके साथ काम करने वाले लोग। लेकिन जी मैं जी आपको देखता हूँ कि आप बड़े खुलेआम बोलते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि फैंस नाराज हो जाएं? क्योंकि आप अगर किसी दूसरे एक्टर या प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहे हैं तो उसके अपने जी भी फैंस हैं, प्लस काम जी के छिन जाने का डर, प्लस इसी इंडस्ट्री में बायकॉट हो जाने का, कॉर्नर्ड हो जाने का फैन। और लोग ये भी तो जी। कह सकते हैं कि आप करें तो सही और हम करें तो गलत। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है जो आपने सवाल किया। देखिए, रिस्पेक्ट मैं करता हूँ जितने डायरेक्टर हैं, उन सबके मैं टच में हूँ, जितने पंजाब में फिल्में बनाते हैं। पर जो ठग्स हैं जिन्होंने शोषण कर लिया सिनेमा का, लूट लिया प्रोड्यूसर्स को, बहुत लोगों को लूट लिया, अब वो इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि उन्हें जनता गालियां ही दे सकती है, उनकी पिटाई भी हो सकती है। तो उनके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं की जा सकती, उन्हें उसी ढंग से ही बोला जा सकता है, और ये बहुत जरूरी हो गया था। आपने शायद मेरे वीडियो देखे हैं, और भी बहुत सारे पंजाबी इंडस्ट्री के लोग हैं जो वीडियो डाल रहे हैं, जिनके ऊपर ये ठग्स कंप्लेन भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। और इन्होंने इतना ज्यादा लूट लिया, इतना ज्यादा सत्यानाश कर दिया कि आप ये इसी लायक हैं, और इन लोगों से इसी लैंग्वेज में ही बात करना दुरुस्त है। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि जो जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, म्यूजिक वीडियोस ले लीजिए, उसमें जिस तरीके से लड़कियों और महिलाओं के बॉडी इमेज को दिखाया जाता है, वो समाज जी में कहीं ना कहीं उसके कारण उनके प्रति जी हिंसा और जो पुअर थिंकिंग है महिलाओं को लेकर के, वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार है। आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, पंजाबी जो वीडियोस होते हैं वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को बड़े ही कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज अंदाज में पेश किया जाता है, साथ में गाड़ियों को लेकर के भी। तो जी आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आपके वीडियोज में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, या आप समाज में औरतों का सम्मान बना रहे? क्योंकि आप काशी की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, तो भारत में ये भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। पर यहाँ जी तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है महिलाओं को आपके एंटरटेनमेंट जी। इंडस्ट्री के कारण। हाँ जी सर, उसमें देखिए ऐसा है जैसे पहले सिनेमा का सेंसर बना था, है ना, सेंसर बना था, फिल्म कैसी है उसको उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी सोशल मीडिया आए को 5-7 साल ही कहिए कि एक्टिव हुए को, यहाँ से लोग पिछले 5-7 साल से पैसा कमाने लगे हैं। इसमें भी जल्दी ही क्लास बनेगी जहां बननी चाहिए। हाँ जी, उसको फिर वैसा ही सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि लोग वो चयन कर सके कि हमें कौन से वीडियो देखने, कौन से वीडियो नहीं देखने। इसमें क्या है, हम जब वीडियो को स्क्रॉल करते हैं तो ये वीडियो भगवान की होगी तो आगे वाली वीडियो नंगी लड़की नाचती नाचती शुरू हो जाएगी, हमें वो देखनी ही पड़ेगी। तीसरी वीडियो फिर कोई और टाइप की होगी, चौथी वीडियो फिर ऐसे वीडियो जो देखना चाहते हैं वो अलग से कुछ अपना आईडी बना के कुछ अलग, मतलब वो चीज ना, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और वल्गैरिटी ये सब अलग अलग हो सके। इसके लिए मैं मतलब कहना चाहूंगा, मैं खुद तो अभी नहीं कर सकता हूं, पर ये कहना चाहूंगा कि ये किया जाए और ये करना भी होगा, नहीं नहीं तो इससे हमारे भारतीय समाज का बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात आपने जो कही कि आप भी ऐसे वीडियो बनाएंगे, देखिए, वल्गैरिटी और कामसूत्रा ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। कामा सूत्रा पे मैं जरूर फिल्में बनाऊंगा,
पर वो ऐसी नहीं होगी कि लोग मुझे गालियां देंगे कि हमने क्या गंदगी देखी है, ऐसा नहीं होगा। वैसी फिल्में भी हैं जो कामा सूत्रा टाइप फिल्में हैं, लोग उससे भी ज्ञान लेकर आते हैं। जैसे भी फिल्में बनाएंगे, एंटरटेनमेंट को और समाज को मुख्य रख के बनाएंगे। अभी तो मैं स्टार्ट किया है, भगवान करे आगे तरक्की करूं, अच्छी तरक्की करूं। आप कह रहे हैं कि आप काम सूत्र पर आप मूवी बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो जी। काम सूत्र पर जो आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको क्या लगता है, पूरी साड़ी पहना के बनाएंगे, पूरे कपड़े में पहनाएंगे, और नहीं आप सर, समाज को क्या ज्ञान देना चाहते हैं उससे? नहीं नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, साड़ी तो नहीं, पर कामा सूत्रा में लोग उसी, लोग देख के कुछ सीखेंगे उससे। कामा सूत्रा के बारे में भी स्पेशल विदेशों में स्टडी है। ये गंदगी अलग है, कामा सूत्रा अलग है। गंदगी का मतलब दो चार लड़कियां दो, उनको नंगा पंगा दिखाओ, भड़काओ, डबल मीनिंग जो भी गंदगी दिखाओ, और लोग देखते हैं और बनाने वाले पैसा कमाते हैं, वो वाला नहीं। लोगों से गालियां खाते हैं, वो वाला नहीं। कामा सूत्रा पे मैंने अभी एक स्टोरी लिखी है। मेरी स्टोरी पास हो चुकी है मुंबई में, ढीला पोपट। ये पूरी वेब सीरीज है कामा सूत्रा के ऊपर, पर उसको लोग देख के आपको एंटरटेन होंगे और आपको सीखेंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो आपका टाइटल है ये डबल मीनिंग वाला है? सर, ढीला पोपट मतलब डबल मीनिंग नहीं, मतलब के अब जब आप पूरा, भगवान करे वो बने, आप देखेंगे फिर आपको वो समझ आएगा, है ना। जब हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो जी आप भी देखेंगे कि हर पुरानी फिल्म में कुछ ऐसे गाने होते थे या कुछ ऐसे सीन्स होते थे जो बच्चों को लेकर के डेडिकेट किए जाते थे। एक से एक जी गाने आपको मिलेंगे। और जी कुछ सीन्स ऐसे होते थे जो कहीं ना कहीं देशभक्ति की तरफ भी मोड़ते थे, करंट जी समस्याओं की तरफ भी मोड़ते थे। आज की भी जी अगर हम बात करें 2025 में, तो हमारे जी पास बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। हम आज भी, अगर हम रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो मनोज कुमार जी की ही मूवी का नाम ध्यान में आता है। और आज भी जी। हमारी ये समस्या भी है। अगर हम गांव देहात या दिल्ली के आसपास भी जगहों में जाएं तो ये आज भी समस्या है। तो आप इन चीजों पर केंद्रित होकर कुछ क्यों नहीं करना चाहते, बजाय काम हाँ सूत्र? जी, हाँ जी, मैं आपको पहले तो बताऊं कि सिनेमा वर्सेस सिनेमा, भारतीय सिनेमा वर्सेस बॉलीवुड, ये दोनों में अंतर क्या है। जो भारतीय सिनेमा था वो कैसा था, उसके जो राइटर थे वो कैसे थे, पूरा भारत के बारे में वो जानते थे। पहले एक स्टोरी लिखी जाती थी, उसके ऊपर मेहनत की जाती थी, है ना। उसके बाद डायरेक्टर को सुनाई जाती थी, फिर वर्क, दो डायरेक्टर और राइटर मिलके वर्क करते थे। उसके बाद प्रोड्यूसर से मुलाकात होती थी, प्रोड्यूसर देखता था कि हाँ भाई ये स्टोरी अच्छी, मैं इस पे पैसा लगाऊंगा। उसके बाद फिर एक्टर लिए जाते थे, वो मैं एक्टर लेके एक अच्छी फिल्म बना के वो सिनेमा में लगाई जाती थी, सिनेमा में लोग देखने जाते थे। फिर आके वो पब्लिक को बताते थे कि बहुत अच्छी फिल्म है, और लोग जाते थे, फिर वो लोग आके फिर और लोगों को बताते थे, फिर और लोग देखने जाते थे। ये था भारतीय सिनेमा, जो 1990 के बाद तकरीबन तकरीबन खत्म होना शुरू हो गया और 2001 तक पूरा ही खत्म हो गया। उसके बाद आ गया ये शिशोरे लोग, दलाल टाइप लोग। इनको स्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है, एक इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, इनको है पैसा कमाना और अपने आप को हीरो दिखाना। ये कुछ, ये लोग क्या करते हैं, इनको स्क्रिप्ट से भी कोई मतलब नहीं है, इनको पहले तो पार्टी ढूंढनी होती कैसे ना कैसे करके। पहले, सबसे पहले सिनेमा में सबसे पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये उल्टा चलते हैं, इनको पार्टी फंसानी कैसे भी करके, गर्ल्स या फ्रॉड करके या झूठ बोल के या कैसे भी। जब पार्टी फंस गई, फिर कैसे भी कोई स्क्रिप्ट उठा के उसमें थोड़ी गंदगी वंदगी भर के, थोड़े से आइटम सॉन्ग ये वो सब फुकराबाजी डाल के फिल्म लगा देनी है। सिनेमा पे इन लोगों ने मोनोपोली की हुई थी, थिएटर सारे इनके पास होते थे। और फिर नकली प्रमोशन, शाहरुख खान की, खुद हम मुंबई में रहते थे तो शाहरुख खान की फिल्म लगती थी तो किसी भी थिएटर के बाद चले जाओ, ऑटोमेटिक आपकी पास टिकट आ जाती थी। सिर्फ उनको चार पांच जो शो है, थिएटर है, वो हाउसफुल करके दिखाने होते थे। उससे फिर पूरी पब्लिक को, इंडिया की को मूर्ख बनाना है कि फिल्म हाउसफुल हाउसफुल है। तो ये वाला जो है बॉलीवुड, ये जो आया, ये पूरा है इस सिस्टम के उल्ट, भारतीयता के उल्ट। इनसे हम कोई ज्यादा अच्छी उम्मीद भी नहीं रख सकते। पर अब जो
नया सिस्टम शुरू हुआ है, ओटीटी शुरू हुआ है, जहां ब्लॉगिंग शुरू हुई है। इस पे टैलेंट काम कर रहा है। इसमें फिर वही पहले वाला हो गया। जैसे पहले लोग जाते थे, अच्छी चीज लगी, वो आके बताएंगे और लोग जाएंगे। ये भी सेम है। ये तो शब्दों का हेर फेर है ना। आप कह जी। रहे हैं बॉलीवुड अलग है, भारतीय फिल्म अलग है। एरा, जी। समय अलग हो सकता है, सोच और तकनीक अलग हो सकती है। अब मैं लाट सिंह मान जी कहूँ या सेकंड सोढी जी कहूँ, व्यक्ति तो जी। वही है। और साथ ही जी। आपने अभी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के वकालत की कि वो चीजें सही हैं। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। जी। खुलेआम सालों से अश्लील सामग्री हमारे घरों में, बेडरूम में ये पहुंचाई जा रही है। जी। और जी। ऐसे लोग, मैं भी उनमें से एक हूं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस उठाते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज लाइक यू। जब हम आपसे पूछते हैं तो हमारे आसपास के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस चीज को कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आप मत उठाइए, आपके चैनल पर फर्क पड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आज की सामग्री सही है, ओटीटी की जो चीजें हैं वो सही है, वो गलत है? ऐसा तो हमेशा सर ये इम्पोर्टेंट रहा है। सर ये अभी शुरू हुआ है। ये पिछले 5 साल से शुरू हुआ है। इसको अभी कैटेगराइज कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। जैसे भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि वो सारे बैन किए हैं। सिनेमा स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं था। 1910 में सिनेमा स्टार्ट हुआ है, तो 1925 या 30 या 35 में फिर सर्टिफिकेट देने लगे। सेंसर आया तो सर्टिफिकेट देने लगे कि भाई जो वैसी फिल्म है उनको वैसा ही सर्टिफिकेट दो। देखिए, आप बोलते हैं भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड। भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड का मैंने मेथड बताया फिल्मों का। देखिए, भारतीय सिनेमा में हेलन थी जो कम कपड़े पहन के नाचती थी। बॉलीवुड में उससे 1000 गुना गंदी, जो कोई भी लड़की जो हीरोइन होगी उससे कई गुना गंदी होगी। सनी लियोनी सीधा वहां से यहाँ आ गई, उसको एंट्री मिल गई, है ना। तो बॉलीवुड तो एकदम डस्ट है। हिंदी सिनेमा को हम, जब भारतीय सिनेमा को हम डस्ट नहीं बोल सकते। मसाला था उसमें थोड़ा बहुत, जितना मसाला चलता था जायज था। आपको नहीं लगता कि हम, यानी कॉमन मैन, पब्लिक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अच्छी चीजें, अच्छे कंटेंट, व्यूज की वेट करते रहते हैं, और जो घटिया चीजें हैं, जो आपत्तिजनक सामग्रियां हैं, वो पोस्ट करते ही या पर्दे पर आते ही मतलब पॉपुलर हो जा रही हैं, लोगों के घरों में, दिलों में पहुंच जा रही हैं। हम भी तो दोषी हैं। हमें नहीं, अच्छे और बुरे का फर्क करने का पब्लिक अंतर खत्म हो गया है। पब्लिक उस चीज को कर नहीं सकती ना। पब्लिक नहीं ये कर सकती कि पब्लिक खुद सोचे कि हमें ये नहीं देखना। तो पब्लिक को, सरकार को वो सेटअप करके देना पड़ेगा। पब्लिक किसी किसी भी देश की या किसी भी सिनेमा की पब्लिक ये सब नहीं कर सकती। पर पब्लिक तो पर उछलेगी ही पर उछलेगी। फिल्म वाले तो यही कह रहे हैं ना, ओटीटी वाले भी यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रिमोट आपके हाथ में, आप देखते क्यों हैं, आप मत देखिए। नहीं, नहीं, ये ओटीटी, ये वो जो गंदे चैनल है उनका बहाना है। नहीं, नहीं, ये सरकार को करना पड़ेगा और सख्ती से करना पड़ेगा। खैर, हमारी जो सरकार है वो, जो इस टाइम सरकार है, वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली सरकार है, वो करेगी भी। पब्लिक ऐसा नहीं है, हो सकता हम बोले कि लड़की नंगी जा रही है तो उसको देखो मत। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लड़की को डांटना होगा, उसके कान पे चार दे के उससे कपड़े पहनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम कपड़े पहन के जा रही है तो तुम देखो मत, तुम्हारी ही सोच गंदी है। नहीं, ये फालतू की बातें हैं। तो ये ड्रेस कोड जो आप कह रहे हैं, ठीक है, आपके शब्दों का अर्थ अलग हो सकता है, पर यह जी। प्रवृत्ति तो लड़कों के तरफ भी, उनकी भी प्रवृत्ति को रोकना होगा, उन पर भी सख्ती लागू करना होगा कि जब आप बाहर जाते हैं या पर्दे पर आते हैं तो आप भी ढंग से कपड़े पहने। और ऐसे कपड़े जो लड़कियों की नज़र में नागवार गुजरे, अगर आप उसमें, अगर आप पाए गए तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। नहीं, हो ऐसा भी हो। खैर, मेल में ऐसी प्रवृत्ति बहुत कम होती है। मेल घटिया कपड़े पा के भी निकले तो लोग उसे गालियां ही देते हैं, पर लड़की जब कम कपड़े पहन के निकलती है लोग उसको देखते हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यूथ को लेकर के आप बहुत चिंतित भी दिखते हैं। तो आप आसान शब्दों में कम से कम 3 बातें बताइए जिससे कि खासकर भारत का जो यूथ हो, अपने आप को एनर्जेटिक फील करे, सही रास्ते पर चले, और बाकी फालतू की बातों से हटकर काम पर ध्यान दे, और भारत को स्वस्थ भारत में, स्वच्छ भारत बनाने में सहयोग करे। सर देखिए,
भारत को डेवलप करने के लिए फिलहाल भारत के यूज से ज्यादा जो भारत का पैसा विदेशों में पड़ा है, यूज नहीं हो रहा, वो विदेशों की बैंक यूज कर रही हैं, हमें ही कर्ज दे रही हैं। वो पैसा कैसे ना कैसे करके इंडिया आए, जहां जो हमारे अमीर लोग हैं जो पैसा विदेशों में रखते हैं उसको यहीं पर लगाएं। और हमें, हमारा पड़ोसी देश हमारे लिए उदाहरण है। हमें एक, जैसे चाइना ने एक चेन बनाई है ट्रेड की, हमें भी चैन बनानी पड़ेगी, गृह उद्योग, लघु उद्योग, वो सबकी चैन बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो हमारा युवा है वो, हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है कि हमारा युवा सिर्फ पेट भरने के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप उसके लिए यही सोचते हैं कि बस इसको पढ़ा दें, इसको जॉब मिल जाए। फिर उसको जॉब मिल जाती है, वो अपने बच्चों को, कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, इनको जॉब मिल जाए। ये पेट भरने तक ही हमारा पूरा समाज रुक चुका है। बस वो जो मेन जरूरत है ना, जिससे भारत का इतिहास रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी ईरानियों से, इजिप्टियन से, रोमन से ज्यादा क्रिएटिविटी भारत में रही है। तो हमारा जो शास्त्रार्थ है वो दब के रह गया है, जहां वो आम लोगों तक पहुंच नहीं सका है, कहीं ना कहीं, है ना। वो जो भारतीय संकल्प है वो आए लोगों में, और लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हो। बाकी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भी, जैसे हमारा पड़ोसी देश चाइना ने एक इंटरनल मार्केट क्रिएट की है, हम हिंदुस्तानी भी ऐसी एक इंटरनल मार्केट क्रिएट करें। जब एक आदमी कोई प्रोजेक्ट लगाएगा, अपना घरेलू ही प्रोजेक्ट लगाएगा, उसको उसी के प्रोजेक्ट में, उसी के प्रोडक्ट में पड़ोसी की जरूरत पड़ेगी, वो भी लगाएगा, उसको और जरूरत हो, फिर वो सब सेटअप, आबादी हमारे बहुत है, सिर्फ वो लगाने की जरूरत है। एक ऐसा, लोगों को जो पैसे वाले हैं उनको एक ऐसा रिक्वेस्ट है मेरी, और उसको सरकार उनको ऐसा प्रोत्साहित करे कि पैसा जो है लगाओ हिंदुस्तान में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए, और एक ट्रेड चैन क्रिएट हो, लोगों में वो उत्साह आए कि हमें नौकरियों के पीछे भागने की जगह पे घर में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाने हैं। वो सब चीजें हमारे ट्रेड को आगे बढ़ा सकती हैं। खेलों में हम बहुत पीछे रह चुके हैं, हम इंडियन बहुत पीछे, मुझे दुख होता है। और फिर हमारे में भारतीयों में एक और समस्या आ चुकी है, हम भारतीय होने की जगह पे अपने प्रदेश को ज्यादा महत्व देते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। हाँ जी, प्रदेश भी हमारे ही हैं, पर हमें भारत और भारतीयता को पहले रखना चाहिए, प्रदेश को बाद में रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। जी हमारे जी यहाँ आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जी लोगों के पेट निकलने की समस्या। जी फिटनेस एक मतलब इज एट स्टेक। जी मोटे मोटापे मोटापे की बात कर रहा हूँ, ओबेसिटी की बात कर रहा हूँ। तो जी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके फिटनेस का राज क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, ताकि बाकी लोग भी उससे कुछ सीखें। मैं, देखो, मैं किसान हूं तो खेतों में भागम भाग, आपको पता ही है किसान का पेट कहाँ निकलेगा। किसान कभी इधर जा कभी उधर जा, वैसे भी मैं लंबा हूँ, शुरू से ही काफी मतलब लंबा चौड़ा फिट रहा हूँ, है ना। भागम भाग करता रहा हूँ, बैठना मुझे पसंद नहीं है ज्यादा, कुछ ना कुछ करते रहना पसंद है। हाँ जी। बाकी दूसरी बात है कि जो अमेरिका यूरोप में बैन है वही सब हमारे भारत में खिलाया जाता है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम्म। जो आप दान पुण्य करते हैं उसका एक हिस्सा आप अपने गांव में, पार्क में लगाएं। हाँ जी। वैसे आप क्या खाते पीते हैं और क्या नहीं खाते पीते हैं? मैं ड्रिंक भी करता हूँ हफ्ते में एक दो बार, नॉन वेज भी खाता हूँ। अच्छी डाइट, घर का खाना, घर का सब कुछ है, आटा रोटी सब सब्जियां घर की हैं, तो अच्छा खाना खाता हूँ। ये बात मैंने इसलिए पूछा कि आमतौर पर सुना जाता है, लोग बताते हैं कि जो एक्टर होते हैं वो रोटी चावल ये सब चीजें नहीं खाते, वो मैंने वीक उस हैं। पखंड में, वो पखंड में मैं नहीं पड़ता। वो तो पखंड है एकदम, वो तो यार जिंदगी का सत्यानाश के, ये सब तो खाने हैं यार, जो चीजें खाने वाली हैं हम जिंदगी में वही नहीं खाएंगे तो हम जिंदगी क्या जिएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि हम जो इंटरव्यूज़
यहाँ पर एपिसोड के रूप में आपके सामने लाते हैं, जो इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को भी या किसी की भी बात को किसी गलत लाइट में लाना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सही बात है वो लोगों के सामने आए, और जो भी गेस्ट अपनी बात कहते हैं ये उनकी अपनी राय होती है। ये राय कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये हम उन पे छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि फ्यूचर में आप किन गेस्ट्स को आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, और द हिलरी टाइम्स के ये एपिसोड्स आपको कैसे लगते हैं। आपका आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और लाइक और शेयर भी करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार, देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स। जय हिंद।